नमस्कार और वेलकम बैक। भारत के जो बैंक्स हैं उस पे एक बॉम्ब वो गिरने वाला है या बोल दीजिए गिर चुका है। शायद इसीलिए जो बातें आ रही हैं कि निर्मला सीतारमण जी को हटाया जा सकता है। कौन हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा ये सिर्फ मोदी जी और अमित शाह को मालूम है, लेकिन आपको मालूम है मैं भारत में हूं और मैं शॉक्ड हो गया देखकर कि दो ऑपोजिट चीजें वो एक टाइम पर हो रही हैं। वो क्या है? गवर्नमेंट बोलती है कि जो बैंक के एनपीएस हैं वो लोएस्ट लेवल के ऊपर है, बैंक्स का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सेफ है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कुछ और बड़ा ही स्ट्रेंज मैंने देखा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्वाइटली एक आर्मी को रेज कर दिया। 3000 से ज़्यादा जो रिकवरी के एजेंट्स हैं, कहीं तो ये नंबर आ रहा है कि 3000 हैं, कई बोलते हैं कि ये 6000 से ज़्यादा रिकवरी एजेंट्स हैं पूरे भारत में चक्कर लगा रहे हैं। ये कोई बैंकर्स नहीं है, ये कोई वेल्थ मैनेजर नहीं है, ये रिकवरी एजेंट है। अगर आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्ट्रांग था तो आपको ये रिकवरी एजेंट्स भेजकर आपको गुंडागर्दी करने की जरूरत क्या है? दोस्तों, पहली बात यह है कि जो भारत का लार्जेस्ट बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर उसे एक मैसिव रिकवरी स्क्वाड खड़ी करनी पड़ रही है आज की डेट पे, जबकि जब फाइनेंशियल मीडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री वो स्क्रीम कर रहे हैं कि हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर स्पॉटलेस है, जो ग्रॉस एनपीएस हैं यानी कि जो पैसे बैंकों के मर चुके हैं वो पिछले 40 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पर है, सिर्फ 1.8%, लेस देन 2% इज वेरी वेरी गुड। वहां पर हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर आ गया। वॉल स्ट्रीट खुशियां मना रहा है, दलाल स्ट्रीट पार्टी कर रही है, गवर्नमेंट विक्ट्री लैप ले रही है, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है वो स्क्रीम कर रही है डूम्सडे का एक सिनेरियो। क्यों? क्योंकि वहां पर रिकवरी एजेंट्स जाकर घरों में जाकर पैसे मांग रहे हैं। इसका मतलब है या तो गवर्नमेंट का डाटा वो झूठा है या जो रियलिटी ऑन द स्ट्रीट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और फिर बताऊंगा कि कौन सच बोल रहा है। क्या जो मार्केट में जो रिटेलर है, जो पैसे लिए हुए हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, क्या वो रियलिटी सच्ची है जहां पे एजेंट्स की जरूरत है, या जो गवर्नमेंट डाटा दे रही है कि हमारा एनपीए सिर्फ 2% से कम है, क्या वो गलत है? मैं सारा कुछ आपके सामने रखूंगा। इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा डिटेल में हमने किया है। पहले आप रिवाइंड कीजिए 10 साल पहले क्या था। 10 साल पहले जो कॉर्पोरेट्स का जो एनपीए था वो क्राइसिस में आ गया था। हम फ्रेजाइल 5 में इसलिए थे क्योंकि हमारे बैंक्स सब डूबने वाले थे। जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, आपने नीरव मोदी का नाम सुना होगा, आपने इवन की भूषण स्टील है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, इवन की अनिल अंबानी है, ये बिलियनियर्स थे। उन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि बैंकों के पैसे देने बंद कर दिए। बड़े मैसिव स्टील प्लांट्स हैं, आईटी की कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, एयरलाइंस हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे फेल होते हैं हमने देखे। यहां तक कि जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे सहारा थी वो बेसहारा हो गई। जो गवर्नमेंट है उसने फाइनली एक काम करना शुरू किया, आरबीआई को बोला इस चीजों को ठीक करना शुरू करो। हमने एक विप को जारी किया। जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने आकर बैंकिंग को सफाई करनी उन्होंने शुरू कर दी। रूथलेस क्लीन अप हुआ। जो ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम था, ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ तो कॉर्पोरेट्स हैं, उसको पास बहुत ज्यादा लोन उसको दिया हुआ था, वो लोन को वापस नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी तरफ से जो एनपीएस हैं वो इंक्रीज होते रहे। अब कॉर्पोरेट जो इंडिया है उसको बोला कि तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने लोन को कम करना शुरू करो, और पिछले 10 सालों में कॉर्पोरेट्स ने अपना लोन 50% कम कर दिया, क्योंकि बैंकों ने जो अनलिमिटेड वे से इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दिए जा रहे थे बड़े बड़े कंपनीज को, वो बंद कर दिया गया। क्लीन अप मैसिव था, अनडिनाइबल था और सक्सेस भी मिली हमें। लेकिन उसका मतलब है जब आपने लोन देना बंद कर दिया तो आपके पास जो बैंक्स हैं उसके पास बहुत बड़ा अमाउंट वो खाली पड़ा हुआ था जिसे लोन देना जरूरी था, क्योंकि जो बैंक हैं वो लोन दिए बिना वो चल नहीं सकते। उन्हें ओल्ड कस्टमर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पे ट्रस्ट नहीं था। तो बैंक को पैसा बनाना है तो क्या करेंगे? उन्हें मार्जिन भी चाहिए, वो हाई चाहिए। तो जो ग्लोबल मनी है वो यहां पर आ गई भारत के अंदर, और ग्लोबल मार्केट जो है वो हमेशा पैसा तब वहां पर लेके आते हैं अगर मार्केट में ग्रोथ हो। तो बैंक ने एक परफेक्ट नया टारगेट निकाला, वो था निर्मला सीतारमण ने बोला क्यों ना टारगेट किया जाए जो इंडिविजुअल्स हैं, इनको टारगेट करते हैं। यहां पर आता है एक एरा अनसिक्योर्ड रिटेल का। पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स ये दिए गए, आप आज बाई कर लीजिए, पेमेंट आप साल के बाद कर देना या हर महीने थोड़ी थोड़ी पेमेंट करते रहना, ये दौर वो शुरू हो गया। इसके कारण हुआ क्या? एक स्लो टाइम बॉम्ब वो खड़ा हो गया मार्केट के अंदर।
इस टाइम बॉम्ब को देखने के बाद जो चाइना के ऐप्स हैं उन्होंने फ्लड करना शुरू कर दिया मार्केट के अंदर, वेपनाइज किया डाटा को, और क्या पुश किया इंस्टेंट क्रेडिट, अभी दीजिए 5 मिनट के बाद आपको 50,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। न्यू दिल्ली ने रियलाइज किया कि यार ये तो बहुत बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी बन सकती है, एक थ्रेट बन सकता है। हमने उन ऐप्स को बंद कर दिया, लेकिन वो काम साल 2 साल चलता रहा। एक साइकोलॉजिकल डैमेज जो लोगों के दिमाग का था वो ऑलरेडी हो चुका था। अब इंस्टेंट कैश, इंस्टेंट आपको मोबाइल चाहिए, वो सारी चीजें जैसे फ्रिक्शनलेस डेबिट है वो नॉर्मल बन चुका था। लोगों की आदत चाइना ने ऑलरेडी बिगाड़ दी थी। इंडियन फिनटेक है, उन्होंने एकदम से ट्रेडिशनल बैंक्स को छोड़कर उन्होंने इस गैप को भरने की कोशिश करी। फिर इंडियन ऐप्स ने वही काम करना शुरू कर दिया। इंस्टेंट हैंडओवर ऑफ मनी, जीरो कोलेटरल। आपको आईफोन चाहिए, आप ईएमआई के ऊपर आप ले सकते हैं। आपको दुबई की वेकेशन करनी है तो एयरलाइंस ने आपको ईएमआई फ्री आपको दे दिया कि आप पर्सनल लोन ले लीजिए, आप दुबई घूम कर आइए। स्विगी का ऑर्डर लेना है, आप क्रेडिट कार्ड पे आप ले सकते हैं। दुनिया को दिखा इकोनॉमिक बूम, हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन ये ट्रैप था, ट्रैप जहां पर मिडिल क्लास फंस गया। दोस्तों, जो जियोपॉलिटिकल टेक्टोनिक शिफ्ट्स हैं, जैसे ही शिफ्ट हुई है दुनिया में, यूएसए का फेडरल रिजर्व है, उन्होंने रेट्स को हाइक किया, दुनिया भर की मार्केट्स नीचे आ गई। पूरा ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पाइक वो होना शुरू हो गया, चीजें महंगी होनी शुरू हो गई, जो सप्लाई चेन्स हैं वो फ्रैक्चर हो गए। आरबीआई जो है वो खाली सूटकेस लेके बैठा हुआ था, वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करते रहे, जिसके कारण जिन लोगों ने लोन लिया था अब वो वापस नहीं कर पाते। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दोस्तों भारत के अंदर वो बढ़ती जा रही है, सैलरीज कम होती जा रही हैं। अब देखिए लोगों की सैलरी कम हो रही हैं, जॉब्स हाथ से निकल रही हैं, जिसके कारण डिमांड जो है जॉब्स की वो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो कम पैसे में लोग काम करने के लिए भी वो मजबूर हो रहे हैं। हाउस होल्ड की जो सेविंग्स हैं वो ऑल टाइम लो के ऊपर है आज की डेट पे। लोगों के पास बैंकों में पैसा ही नहीं है। तो जो मिडिल क्लास है वो इस गैप को ब्रिज कैसे करेगा, जहां पर खर्चे उसके उतने ही हैं, इनकम कम हो गई, अब वो गैप है उसको कैसे भरेगा? वो और अनसिक्योर्ड लोन वो लेता जा रहा है। दे आर बोरोइंग ताकि वो अपने लाइफ स्टाइल को, वो गरीबी से हटकर वो मिडिल क्लास में आए। अब वो गरीब दिखना नहीं चाहते, वो अमीर दिखना चाहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप टेरिफाइंग रियलिटी देखें, मैं यहां पर 3-4 दिन से जब से मैं आया हूं, मैं ये चीजों को देख रहा हूं कि डीप रूटेड प्रॉब्लम्स वो है क्या हमारी कंट्री की। मैं टेरिफाइड हूं। अगर आप टेरिफाइड रियलिटी देखें, ये वो चीजें जो कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। लोग लगे अभी भी वेस्ट बंगाल में, देखिए जी बांग्लादेशी बाहर जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है? जो हेडलाइंस है वो दिखाती है कि एनपीए के नंबर्स वो लोएस्ट एवर है, लुक्स ब्यूटीफुल। लेकिन ये एक इल्यूजन है। जो कॉर्पोरेट एनपीएस हैं वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गए, ये रियलिटी है। लेकिन वो मास्क है एक जो हमने दिखाया आगे, एक नया बबल है, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है या अभी सामने आ नहीं रहा। अगर आप देखें गवर्नमेंट के डाटा के नीचे तो आपको दिखेगा कि जो फ्रेश बैड लोन्स हैं, जो फ्रेश एनपीएस हैं, 52% नए एनपीएस वो कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं आ रहे, वो अनसिक्योर्ड जो रिटेल लोन्स हैं उसमें से आ रहे हैं। यानी कि 50% से ज्यादा जो पर्सनल लोन लोगों ने लिया है वो डिफॉल्ट कर रहा है। हर दूसरा लोन डिफॉल्ट कर मतलब है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके खत्म होने वाले हैं। जो एनपीएस हैं अनसिक्योर्ड लोन के वो 1% से कम था, अभी वो 2% वो पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 1.7% पे एनपीए पहुंच गया है। दोस्तों, ये जो स्लिपेज रेशो है ये बहुत तेजी से ये क्लाइम कर रही है। लास्ट ईयर 0.9% था, इस बार ये ऑलरेडी 1.7 या 1.6 ये पहुंच चुका है। ये आइसबर्ग है जो हमारे सामने दिखता है कि बहुत छोटा सा एक आइस का वो पीस वो चल रहा है, लेकिन अंडर द सी वो आइसबर्ग का साइज वो बहुत ज्यादा बड़ा है और ये बढ़ता रहेगा, ये छोटा नहीं होगा। दोस्तों, जो ये आइसबर्ग है इस बार, जो पिछली बार 10 साल पहले कांग्रेस के टाइम पे जो क्राइसिस था उससे बड़ा क्राइसिस ये बनता जा रहा है। भाई क्राइसिस क्यों है? कॉर्पोरेट का अगर कंपनी बड़ी कंपनी है, अगर वो डिफॉल्ट करती है तो बैंक क्या करता है, वो उसके फैक्ट्री को सीज कर लेगा, उसकी जो जितनी कोलेटरल प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लेगा। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन लेकर आपने दुबई का ट्रिप किया, आपने वेकेशन कर लिया, तो बैंक के पास कोई रीजन ही नहीं है कि वो आपको पकड़कर
और कोलेटरल डैमेज जो है उसको कैसे रिकवर करेगा? उसके पास कुछ भी नहीं है बैंक के पास रिकवर करने के लिए। दुबई में तो आप घूम कर आ गए, अब दुबई के गवर्नमेंट को तो आप बोलेंगे नहीं कि हमारा आदमी आपके पास घूमने आया था, तो प्लीज इसकी जो भरपाई है ये आप कीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। मनी जो आपने अनसिक्योर्ड लोन में दिया वो वापस नहीं आएगा, बैंक उसको रिकवर नहीं कर सकता, ये आपको एनपीए में डालना ही पड़ेगा। वो पैसा इवेपोरेट हो चुका है। उस आदमी ने जिसने लोन लिया था उसको आगे से जिंदगी में कभी भी लोन नहीं मिलेगा, उसका इतना ही नुकसान है। लेकिन जो पैसे का नुकसान एक एक आदमी से हो रहा है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। जो इस तरह का डिफॉल्ट है इसको हम बोलते हैं फाइनेंस में हाईली कंटेजियस। ये स्प्रेड करता है बहुत तेजी से लाइक अ वायरस। एक ने डिफॉल्ट किया, वो कहता है यार मैं घूमने गया था, बैंक को पैसे वापस नहीं किए, वो धक्के खा रहे हैं, खाने दो। दूसरा आदमी बोलता है यार मैं भी कर लूंगा। ये मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो फाइनेंशियली वीक होते हैं या वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वीक होते हैं, इसलिए ये जो नैरेटिव है वो वायरस की तरह स्प्रेड करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया कंप्लीटली इन ग्राउंड रियलिटीज को वो मिस कर रही है। वो आज भी जो हेडलाइंस जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, फुटनोट्स, वो उसको बोल बोल कर बोलते हैं कि भाई बैंकिंग देखिए, पूरा बैंकिंग सिस्टम क्लीन हो चुका है, सक्सेस स्टोरी को दिखाया जा रहा है, फाइन प्रिंट दिखता है सारा कुछ। लेकिन दोस्तों जो ग्राउंड रियलिटी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जो फॉरेन के इंटेलिजेंस है, ग्लोबल हेज फंड्स हैं, वो बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं। क्योंकि मैं मनी को फॉलो करता हूं, मैं देख रहा हूं कि वो हेजिटेंट है भारत के अंदर आने के लिए। क्यों? उसका रीजन है उन्हें दिखता है कि ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मिडिल क्लास देखने में बहुत बड़ी लगती है। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग को इंक्रीज भी कर दिया, स्पेंडिंग तो आपने इंक्रीज कर दी है, लेकिन रिकवरी के ऊपर आपने नजर नहीं रखी। भारत का जो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल पिच है वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी एक बाइंग कैपेसिटी की मार्केट है। अगर ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, ये इंटरनेशनल मार्केट ने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया, हेज फंड्स ने देखना शुरू कर दिया, तो हमारा जो नैरेटिव था, एक नैरेटिव जिसके ऊपर पूरी हमारी ग्रोथ स्टोरी खड़ी है, वो कोलैप्स होती है। हमारा जो पूरी की पूरी हम नैरेटिव क्या है? हमारे पास दो चीजें हैं, डेमोग्राफिक है, डिविडेंड जो हम अगले 20-30 साल के लिए हम लेने वाले हैं, और दूसरा है हमारे पास अनस्टॉपेबल इंडिया का कंज्यूमर, और तीसरा एक और है हम चाइना +1 का भी आंसर है, हम ऑल्टरनेट हैं चाइना की मार्केट से। कि हमारा जो मिडिल क्लास है वो सपोजिडली वो पूरे दुनिया की ग्रोथ को अपने सर के ऊपर खड़ा रखेगा फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। वो पूरा नैरेटिव आपका कोलैप्स कर गया, क्योंकि मिडिल क्लास वो क्वाइटली वो ड्राउन कर रहा है हाई इंटरेस्ट के नीचे। घर है ईएमआई के ऊपर, गाड़ी ईएमआई के ऊपर, उसके बाद मोबाइल ईएमआई, फिर घूमने फिरना ईएमआई, हर चीज ईएमआई के ऊपर है। जितनी सैलरी आती है वो सारी की सारी ईएमआई में जा रही है। दोस्तों ये अनसिक्योर्ड लोन्स, ये हमारे नैरेटिव को कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री की ग्रोथ को आगे लेके जाएगी, वो नैरेटिव कोलैप्स हो रहा है। बीजिंग ने इस पूरे प्रॉब्लम को वो खड़ा किया, शुरू किया उन्होंने ये इंस्टेंट पैसा देने से। इसलिए बीजिंग को दिखता है एक स्ट्रेटेजिक ओपनिंग। वो क्या कर रहे हैं? भारत की जो ग्रोथ मिरेकल है उसके ऊपर हंस रहा है चाइना आज बैठकर। अगर आप मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो क्या था? आई टोल्ड यू वन टाइम कि जो गलतियां चाइना ने करी थी, भारत का कंज्यूमर वो गलतियां कर रहा है। आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं लेना। चाइना में लोगों ने गलती करी थी, वो बैंकों के पैसे वापस नहीं कर पाए। लेकिन चाइना में रूल है, अगर आपने कंट्री के पैसे नहीं वापस किए, आपकी किडनी निकालकर वो बेच देंगे और उसके बाद वो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। भारत की गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती। मैंने 2 या 3 बार ये वीडियोस बनाया था, प्लीज डू नॉट टेक अनसिक्योर्ड लोन। ये एक ट्रैप है जो चाइना ने शुरू किया, इसमें फंसना मत। जो लोग मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, प्लीज कमेंट, डू यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक वनरेबिलिटी आज हमारी जियोपॉलिटिकल वनरेबिलिटी बन चुकी है। ये दोनों सेम साइड ऑफ द सेम कॉइन है, 2 साइड नहीं है, सेम साइड ऑफ द वन कॉइन। अब आरबीआई को आइसबर्ग दिखना शुरू हो गया, इसलिए जो गवर्नर है हमारे शशिकांत दास, उन्होंने क्वाइटली जो रिस्क वेट होता है उसको रेज कर दिया है अनसिक्योर्ड रिटेल लोन के ऊपर। इतना आसानी से अब अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिया जाएगा। वो ट्राई कर रहे हैं ब्रेक लगाने की, जो ये कैश जो है ये देने का काम है, इसको रोका जाए, ताकि कैश बंद करेंगे तो क्रैश जो है वो भी स्लो हो जाएगा। लेकिन जो मोमेंटम है वो टेरिफाइंग है। अरबों रुपए ऑलरेडी बैंक्स दे चुके हैं अनसिक्योर्ड लोन के नाम पर। जो कल्चर है डेट का कि उधार लो, सामान ले लो, कोई बात नहीं, पैसे देते रहेंगे, वो डीपली हमारी आत्मा के अंदर वो घुस चुका है।
तो जो अगला एनपीए का साइकिल है वो ये नहीं है कि अभी आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। हम आज की डेट में जो हमारा एनपीए है वो हमारे स्मार्टफोन हमारे लिए एनपीए बन गया है। दोस्तों, जो बैंक की अर्निंग्स हैं इस साल, अभी जून निकल गया, जून के एंड में आपको बैंक की अर्निंग्स मिलेंगी, उसमें इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन दिसंबर में जो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बैंक की बनेगी, आप उसमें देखेंगे बैंक की अर्निंग्स वो आधी हुई होंगी। जो क्रेडिट फ्रीज है वो आने वाला है भारत के मिडिल क्लास के ऊपर। आपको जो फ्री पास था और लोन ले लो, सामान ले लो, वो खत्म होने वाला है। और ये इस बार जो क्रैकडाउन आएगा वो ब्रूटल आएगा। जो थाउजेंड्स ऑफ रिकवरी एजेंट्स हैं वो इसलिए रखे हैं क्योंकि घबराई हुई है गवर्नमेंट, और शायद इसलिए पूरा स्ट्रक्चर वो चेंज किया जा रहा है। दोस्तों, अब यहां पर हम पहुंचे कैसे? हम इसलिए नहीं पहुंचे कि गवर्नमेंट ने फॉल्ट किया। गवर्नमेंट ने तो वो काम किया एक ग्रोथ को लेकर आने के लिए, आपको पैसे दिए कि आप बाय कीजिए, उसको यूज कीजिए और बैंक के पैसे वापस कर दीजिए। लेकिन जो हमारी नई बाइंग हैबिट है इंडियन मिडिल क्लास की, वो सोचता ही नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तरीका उनको मालूम नहीं है। वो देखते हैं यार ये नया फोन आया, मुझे चाहिए। दे वॉन्ट टू लुक रिच, उनकी ईगो को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि वो अभी अभी नीचे गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, वो दोबारा से गरीबी रेखा में जाना नहीं चाहते। दे वांट टू लुक रिच, दे वांट टू लुक कि भाई मैं एक सक्सेस स्टोरी हूं। वो चाहते हैं कि लोग उसको प्रेज करें, अपने बच्चों को प्रेज करें। इसलिए एक बॉम्ब है जो क्रिएट हो गया हमारी बाइंग हैबिट्स के कारण। शायद हमारी बाइंग हैबिट्स के कारण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश को कोविड के टाइम से बाहर निकाला, इवन कि डीमोनेटाइजेशन से हम के टाइम से हमें बाहर निकाला, युद्ध निकल गए, इतने इतने, रशिया का युद्ध आ गया, ईरान का युद्ध आ गया, उसमें भी हमारी इकोनॉमी को बचाकर वो आगे ले गई। लेकिन शायद हमारी जो बाइंग भूख है उसमें वो फंस गई हैं, और शायद उन्हें सैक किया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, ना ही मैं ऐसी को प्रोटेक्शन करता हूं, क्योंकि मैं एक मानता हूं कि अगर आप यूट्यूब पे या मीडिया को देखेंगे, सारा दिन एक ही बात आ रहा है, सीतारमण जी को निकाल कर उनको डिफेंस मिनिस्टर बना देंगे। कोई बोलता है एजुकेशन मिनिस्टर बनने वाली हैं, कोई बोलता है वो तो नानी के घर चली जाएंगी। मतलब कि हर बंदा अपनी तरफ से ख्याफे लगा रहा है। आज तक मुझे बताइए, पिछले 10 सालों में आप आज तक ये नहीं बता पाए कि अगले स्टेट इलेक्शन में जो सीएम है वो कौन बनेगा। आपको लगता है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनने वाला है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये मोदी जी और अमित शाह के सिवाय किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अगर निर्मला सीतारमण वो सैक होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से वो होने वाला है ये टाइम बॉम्ब जो खड़ा कर दिया पिछले 4 या 5 सालों में। अब इसमें से क्या निकलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का डाटा है, एनपीए लेवल्स 2% से कम है, वो आ रहा है फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को दे दिए, जिसका रिकवरी होगा कि नहीं होगा ये भी किसी को पता नहीं है, उसका एनपीए लेवल्स कॉर्पोरेट लेवल से भी ज्यादा होने वाला है। एंड दिस इज, ये खतरे की घंटी है, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर वो गिरने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।